आदरणीय कुलपति महोदय, मेरे मित्रगण और साथियों, क्योंकि सब मैं समझता हूँ कि कोई विद्यार्थी तो शायद यहाँ नहीं है, तब पुरानी बात याद आ गई और वो मुझे बुलाने चले गए। नहीं तो आजकल मैं बहुत अच्छी तरीके से आराम कर रहा हूँ, और ऐसे आदमी को आराम करने का मौका भी देना चाहिए जो कम से कम 3 बार रिटायर्ड हो चुका हो। एक बार रिटायर्ड हुआ, गवर्नमेंट ने फिर बुलाया, दोबारा रिटायर्ड हुआ, फिर बुला लिया। तो बार बार जिस आदमी को 2-3 साल से ज़्यादा बैठने ना दिया। और आप जानते हैं कि आप देखिए, जब जवानी का टाइम हुआ करता, मैं कभी अभी सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि जब पाठक जी ने मेरा परिचय कराया तो एक परिचय वो छोड़ गए, एक परिचय पर जोर दिया ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाले पर। आप व्यक्ति का वो परिचय कराना चाहते हैं जब वो ऐसी स्थिति में रहा हो जब सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता हो लोगों का। सम्मान भी शायद तभी उसी व्यक्ति का ज्यादा होता है जिसकी कलम में वो ताकत है कि वो आपको लाभ भी पहुंचा सके और हानि भी पहुंचा सके। उसको मैंने देखा है जिंदगी का, मेरा भोगा हुआ ये। लेकिन एक परिचय कोई नहीं कराता है, वो ये कि जिसके हम उदाहरण दे रहे थे और जो बात आप बता रहे थे कि बॉर्डर पर क्या होता है, सब कुछ होता है, वो मेरा अपना भोगा हुआ यथार्थ है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक अधिकारी रहा हूँ भाई। इमरजेंसी कमीशन का अधिकारी हूँ, 65 की लड़ाई लड़ चुका हूँ। तो मुझे बहुत कुछ अनुभव है कि क्या होता है ना जब सामने से गोली चलती है। तो पाठक जी, ये सोचने का समय नहीं मिलता कि हमारे क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है, या क्या हम कर रहे हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इधर का व्यक्ति मर गया जो आपके साथ रहा हो, इधर का मर गया और आप जीवित हैं। बहुत अच्छी लाइन है कि जब बैठ गई थी मौत सामने मुंह खोले, जब बैठ गई थी मौत सामने मुंह खोले, तब सहसा एक हवा ऐसे भी आई थी जो दूर देश से किसी नयन के सावन की आंसू वाली बौछार उड़ा ले आई थी। तब घूम गई थी आंखों के आगे क्षण भर पत्नी की लजवंती सुहाग वाली बिंदी। लेकिन जाने वाला कैसे रुक सकता था, उसको अपने चलने का कौल निभाना था। जीकर मरकर कैसे भी हो अपनी मिट्टी को मंजिल तक पहुंचाना था। आप मंजिल तक जा रहे हैं, कहाँ की मौत और कहाँ की जिंदगी। चलिए, हमारी संस्कृति में हर कुछ रहा है। आपने मेरे बोलने का कुछ दिशा बदल दी। हमारी संस्कृति में सब कुछ रहा है। जितनी मौलिक गवेषणाएं हुई हैं, याद रखिए, ये सब हमारी संस्कृति में ही हुई हैं। जितनी भी मौलिक क्रांति हैं, एस्ट्रोनॉमी की, जब दुनिया को ये मालूम था कि धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, या सूरज धरती के चारों तरफ घूम रहा है, उससे 5000 साल पहले हमें ये मालूम था कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। आज भी हमारा षष्ठी संवत वगैरह उठा कर देख लीजिए, हम काल की गणना इतने विशद रूप से करते हैं कि वो जो संकल्प आप रोजाना अपने हवन में लेते हैं ना, अष्टावी स्थिति में कलयुगे कली प्रथम चरण में, उसमें पूरी आप बता देते हैं कि हमारी षष्ठी की आयु कितनी। तो हमने वो क्रांति की थी उस समय, कल्पना कीजिए कैसे की हो। और जिसे मेडिसिन कहते हैं, आयुर्वेदिक तो मेडिसिन कन्वर्टेड है, और क्या है, वो क्रांति हमारे यहाँ हुई। पता नहीं कैसे लोगों ने ये पता लगा लिया कि ये है। कहते हैं जो जीवक थे उनसे किसी ने ये कहा था, उनके गुरु ने, कि गुरु दक्षिणा ये होगी, ये पता लगाओ कि कितनी वनस्पतियां यहाँ से 12 किलोमीटर ऐसी हैं जिनमें औषधीय गुण ना हो। उन्होंने 12 साल काम करके ये बताया कि कोई औषधि ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण ना हो। कैसे पता लगाते थे हम? आप किसी तरह की, अभी वैसे तो हमारे मंत्री जी ने ये कहा था कि मैं एवोल्यूशन में यकीन नहीं करता। उन्होंने बताया था कि उनके गांव में कोई बंदर आदमी नहीं बना। मैंने कहा भाई, बंदर आदमी नहीं बना तो पुलिस कमिश्नर बन गया होगा, कौन सी बड़ी बात है, समझे ना। आप वैसे बन जाते हैं, लेकिन अपने गांव के बंदरों के हिसाब से अगर बताए। मैंने उन्हें यह भी बताने की कोशिश की कि मेरे गांव में तो हम लोग बकरी खरीदते हैं और उसका गाय बना देते हैं। मैंने कहा एवोल्यूशन होता है। तो एवोल्यूशन का इतना विसंगतिपूर्ण समझ किसी व्यक्ति को हो मैंने नहीं देखी थी। भाई एवोल्यूशन है, भाई ये आपकी गड़बड़ कर रहा है, या तो ये ना हो या हो। तो देखिए, एवोल्यूशन जो है, जो चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं ना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश वगैरह,
तो चेतना के जितने भी कोष हैं वो किस तरह आगे बढ़ते चले गए हैं, एवोल्यूशन है, क्रम विकास है। और जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का क्रम विकास रुक जाता, हम बात कर रहे थे, वो समाप्त हो जाता। ये भी हम नहीं दिया। तो दुनिया की जितनी भी गवेषणाएं हुई, क्या बात है भाई, बोल गए, बोल, जितनी भी मौलिक गवेषणाएं नहीं हुई वो इसी धरती पर हुई, हमारे पूर्वजों ने की। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ नहीं हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पश्चिमी सभ्यता में हुई और परिणाम ये हुआ कि हम कितने दिनों गुलाम रहे। आप निश्चित मानिए राणा सांगा नहीं हारे थे। राणा सांगा के जो 3 कमान थे वो उनकी तोपों से हारे थे। हमारे यहाँ का सैनिक का कोई मुकाबला नहीं है। पैर पर पट्टी बांधकर, कपड़े की पट्टी बांधकर, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रस्सी के सहारे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाकर के बराबर गोली चलाने वाला ये हिंदुस्तानी सिपाही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो हमारे शौर्य के बारे में बात मत कीजिए, अद्भुत शौर्य है हमारे। और विवेक शक्ति तो मैं बता ही रहा था कि हर गवेषणा, मूल गवेषणा की बात कह रहा हूं मैं, मौलिक खोज की, पीएचडी की बात नहीं कह रहा हूं, तो मैंने भी बहुत कराई। तो जो मौलिक गवेषणा होती है, जो मूल रूप से जो गवेषणा होती है, वो सब इसी धरती पर हुई। तो हमारी विवेक चेतना जिसे कहते हैं, बौद्धिक चेतना, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, आज भी नहीं है। नासा वगैरह हमारे वजह से चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमारे वजह से चल रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कोई मुकाबला नहीं। और वाणिज्य चेतना ऐसी है हमारी कि सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों के 22 आदमी ऐसे हैं जो सारे के सारे जो है हिंदुस्तान के वाणिज्य जगत पर छाए हुए। कोई बिरला है, कोई मोदी है, सब वहीं से निकले हुए, सिंघानिया वहीं के हैं, पता नहीं कितने हैं वहाँ के। मैं तो जब उस सड़क पर चलते हैं ना, आप सालासर से आने वाली सड़क पर, तो आश्चर्य कर जाते हैं कितने काम हो। तो वाणिज्य चेतना हम में है, अर्थ चेतना, विवेक चेतना हम में है, बौद्धिक चेतना, और शौर्य भी हम में है। फिर हम गुलाम क्यों रहेंगे? कभी इस पर सोचिएगा। इस पर सोचने का कारण यह है कि कहीं किसी कालखंड में हमने जो संघर्ष करने की चेतना होती है, जो लड़ मरने की चेतना होती है कि हाँ बराबर आखिर तक लड़ता रहूंगा। अब ट्रंप करीब हार गया है मगर हार नहीं मान रहे। मुझे बहुत पसंद आता, और कोई बात पसंद आया ना आए वो तो छोड़िए, लेकिन यह है कि हाँ ये आदमी आखिर तक लड़ने में यकीन करता है। हम आखिर तक क्यों नहीं लड़ पाते? अब ये चेतना डेवलप हो रही, पहले नहीं थी। पहले हम ये कहते थे कि क्रिकेट में हम बस पहली इनिंग में अच्छा खेलते हैं, दूसरी तक आते आते पस्त हो जाते हैं, अब लास्ट तक लड़ते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा है। तो ये जो चेतना है कि हम लड़ेंगे, कि हम संघर्ष करेंगे, अरे पूरी गीता को उठाकर देख लीजिए और कुछ कहा ही नहीं है। शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं नहीं लड़ूंगा, और समाप्ति यहाँ पर होती है कि लड़ूंगा, और तो कुछ नहीं है। तो जिंदगी एक संघर्ष का नाम है, हर वक्त लड़ते हैं। हम काहे के लिए अपने आप को इतनी चिंता करते हैं कि लड़ते नहीं? तो ये जो संघर्षशीलता है, और उसके बाद दूसरी बात जो है वो ये है कि अनुशासनबद्धता। ये कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी 2 जापानियों के बराबर होता है, और 2 हिंदुस्तानी 1.5 जापानियों के बराबर होते हैं, और अगर 3 हिंदुस्तानी हो तो 1 जापानी के बराबर भी नहीं होते, क्योंकि फिर मैं आपकी टांग खींचूंगा, वो इनकी टांग खींचेंगे, मेरी खींचेंगे। मैं पूछूंगा भाई तुम कौन हो, और मैं तो ये इस कौम का हूँ, तुम कौन हो, और मैं इस कौम का हूँ ना। चलिए खत्म बात। फिर तो हमारे मतभेद उजागर होंगे। तो जिन्हें हम कर्तव्यों और अधिकारों की बातचीत कर रहे हैं, वो कोई 2 चीज नहीं है। कर्तव्यों में अधिकार नहीं होते, अधिकार उससे अलग कुछ नहीं होता। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भाई कर्तव्य है, बस आप पूरी देखिएगा हम किस तरह लड़े। हमें ये मालूम था, कर्ण को ये मालूम था ना कि मैं हार जाऊंगा। ये भी मालूम था कि मेरी मृत्यु होगी। ये भी मालूम था कि ये मेरे भाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि एक विश्वास है, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आदमी जीतने लड़ने के लिए सब सांस रोक कर लड़ते हैं, जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है रण में कोई विश्वास निभाने को, बिरकर जी ने लिखा है।
क्यों लिखा है कि आपकी एक गौरव है, एक गरिमा है, एक व्यक्ति की गरिमा होती है। जिस आदमी को ये बात समझ में नहीं आती कि डिग्निटी का क्या अर्थ है, उसे आप समझा ही नहीं सकते। तो ये हमारी डिग्निटी का प्रश्न है कि कोई मुझे ये कह रहे कि आज की रोटी मैंने बिना काम करे खाई है, तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं अपनी जिंदगी के कैरियर में एक संयोग ऐसा रहा कि लगभग 50% समय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट रहा हूँ या हेड ऑफ कुछ रहा हूँ, कुछ ना कुछ रहा हूँ। और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ रहते थे या जहाँ कहीं रहते थे, कोई आते थे। एक बार की बात मुझे याद है कि ये 26 जनवरी का ये हो रहा था। मेरे जो 2-3 बड़े सीनियर फैकल्टी थे वो फ़ोन कर रहे थे, सर जरा 15 मिनट और लेट कर दीजिए, 15 मिनट और लेट कर दीजिए। मेरे रजिस्ट्रार ने कहा मेरा शुरू करो आप जो। तो हम लोगों ने शुरू करा। स्टूडेंट आए हुए थे बहुत ज़्यादा, वो आ रहे थे, वहाँ थे। मैंने कहा स्टॉप देयर, वही खड़े हो जाओ, कोई आ नहीं जाएगा, नोबडी विल ज्वाइन। हमने फंक्शन खत्म करा, वो आए, सबने बहुत सॉरी कहा। मैंने सबको एक लेटर इशू किया कि मुझे उम्मीद है आगे से आप मुझे शर्मिंदा होने का मौका नहीं देंगे। मुझे ये बात में बड़ी शर्मिंदगी की लगी कि विद्यार्थी तो थे और आप नहीं आ सके। आप थोड़ी सी आदत डाल लीजिए और कुछ नहीं है। ये हमारे सोचने का ढंग है। शिक्षा बहुत लोगों से मिल जाती है। मेरा जब मैं AICT में था, मेरा एक ड्राइवर था, वो सोनीपत के पास किसी गांव से आता था। तो मैंने, क्योंकि हम लोगों को हर सप्ताह ही करीब करीब कहीं ना कहीं जाना होता था, तो मैंने कहा भाई मुझे तुम 4 बजे आ जाना, जिससे मैं 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच सकूं और उसके बाद जो फ्लाइट ले सकूं। उन्होंने कहा जी आ जाऊंगा। वो आ गया। मैंने कहा तो गाड़ी कहीं वहाँ खड़ी हुई थी IIT के पीछे। तो मैंने कहा कहाँ गए थे, कहाँ खड़ी कर रखी थी? बोले वहाँ थी साहब। तो मैंने कहा तुम कितनी देर पे थे, कहाँ से सोए, कहाँ हो रहा? बोले मैं तो गाँव से आता हूँ। तो मैंने पूछा तुम गाँव से आते हो इतनी दूर, ये क्या बात है भाई? बोले सर मेरा पूरा खानदान फौज में है। अब पाकिस्तानी कहने लगा कि भाई रात के मैं तो 2 बजे गोली चलाऊंगा, तो यूँ कह देंगे कि क्या भाई बस सुबह के टाइम चलाइए, मुझे नींद आ रही है इस वक्त। तो बोले अगर मैंने कह दिया कि नींद आ रही और सुबह के टाइम चलाइए तो नींद भी आ जाएगी, फिर परमानेंट नींद हो जाएगी। तो जब वो चला सकते तो मैं क्यों नहीं चला सकता? ये एटीट्यूड की बात है आपके। और हमारे यहाँ पता नहीं क्यों एक इस तरह का एटीट्यूड डेवलप नहीं किया। शायद इसके कारण हम गुलाम रहे या गुलामी के कारण ये एटीट्यूड डेवलप हुआ, जिसे वो अनन्यो आश्रित कहते हैं, वो सिचुएशन। तो कर्तव्य अधिकार इनकी कुछ बात नहीं है। आप अपने उदाहरण से पेश कीजिए। मेरे गुरु ने सबसे पहले ये बताया था कि आप, जब मैं प्रिंसिपल बना था पहली बार, 80 सन के करीब की बात है, तो उन्होंने ये बताया था कि आप हर आदमी से 15 मिनट पहले कुर्सी पर बैठिए और उसका चमत्कार देखिए। तो मैं हर आदमी से 15 मिनट पहले, आज तक जब तक मैंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है या वाइस चांसलर था, तब तक बराबर मैं 15 मिनट पहले जाता था। और फिर 15 मिनट पहले जाएंगे तो टेलीफोन उठा के पूछता था भाई मिस्टर वो क्या कर रहे हो, आओ यार जरा 2 बात करेंगे सर, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर। तो हर आदमी सो भी रहा होता था तो उठ के जल्दी भाग आता था। इसी तरह जाने के टाइम, तो जाने का तो कोई टाइम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का होता नहीं। 7 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं। AICT में तो हमारा दिन तो जरूर शुरू होता था, रात तो 12 बजे भी खत्म हो सकती थी। कोई आ रहा, कोई कुछ जा रहा, ये तो सब चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं कहने की बातचीत ये है कि आप एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप कीजिए कि आप बराबर रहिए, वो भी रहेंगे। और किसी आदमी को 1 इंक्रीमेंट जहां मिल जाए वहां 2 इंक्रीमेंट दे दीजिए, 3 इंक्रीमेंट दे दीजिए। अगले दिन वही आदमी अगर कुछ गड़बड़ करे तो निकालने में 2 मिनट से ज्यादा की देरी मत लगाइए। देखिए डिसिप्लिन बन जाएगा। एक डिसिप्लिन इम्पोज्ड डिसिप्लिन होता है, एक सेल्फ इनिशिएटेड डिसिप्लिन होता है। सेल्फ इनिशिएटेड डिसिप्लिन के लिए भी कभी कभी इम्पोज डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। आप करिए एडमिनिस्ट्रेशन के जानी पहचानी ट्रिक्स हैं, लेकिन अगर हम खुद ना करें तो कोई और दूसरा क्यों करेगा भाई, उसे भी चाहिए। और ये छुट्टी का कल्चर, आराम का कल्चर पता नहीं क्यों हमारी कैसे पैदा हो गया है, समझ में नहीं आया है कहाँ से हो गया है। ये एक वर्ग विशेष नहीं हो गया है। आदमी नौकरी करने का मतलब ही पहले सरकारी नौकरी करने का मतलब ये समझता कि मुफ्त की रोटी खाई जाएगी, है ना। तो बाद में पता चला कि मुफ्त की नहीं खाई जाती। कोई आदमी मुझसे पूछ रहा था कि आपने पद्म विभूषण या पद्म भूषण वगैरह, मैंने कहा भाई मैं प्राइज नहीं लिया करता हूँ,
बोले फिर भी कभी आपके मन का, हाँ एक आध दफा यहाँ जब मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में था तो क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी मेरे मित्र थे, उन्होंने पूछा था कि भाई कुछ लोगे, तो मैंने मना कर दिया था। मैं क्यों किया था, मैंने कहा भाई देखो पद्म भूषण वगैरह जो है ये सरकारी अधिकारियों के लिए नहीं हुआ करते। हम अपना ACR बचा लें, 30 साल नौकरी करते हैं, उसमें कभी आप सस्पेंड ना हो, कभी आप अपना ACR बुला लें, कभी आपकी शिकायत किसी नेता ने बेवजह की हो और आप सरकार ने, यही बहुत होता है। ये तो नाचने गाने वालों के लिए होते हैं, 2-4 ठुमके ज़्यादा लगा दिए तो पद्म विभूषण मिल गया, एक आध ठुमका कम मार दिया तो पद्मश्री मिल गया। एक राज्य के राज्यपाल को कंगना रनौत से मिलने का टाइम है, किसानों से मिलने का टाइम है। ये कल भी शरद पवार ने कहा था, अपनी बात नहीं कह रहा। तो ये राजनीति का कल्चर अलग होता है, शिक्षा का कल्चर अलग होता है। हमें ये कल्चर पैदा करना पड़ेगा, एक तो संघर्षशीलता का, और एक ये विभेद जो ना छोटे बड़े का, तुम इस जाति के हो, मैं उस जाति का हूँ, तुम इस प्रदेश के हो, मैं उस प्रदेश का हूँ। देखिए देश को एक कल्चरल रेवोल्यूशन की जरूरत है। जैसे महर्षि दयानंद ने शुरू किया था कि उन्होंने वरुण व्यास, भाई क्या आदमी कौन बड़ा है जो यज्ञोपवीत पहनता, उन्होंने सबको यज्ञोपवीत मान दिया कि किसी भी वर्ग का कोई आदमी हो, सब यज्ञोपवीत पहनो, उससे कोई बड़ा छोटे का कोई सवाल नहीं रहा। कोई इस तरह की बात हो, उन्होंने शुद्धि करनी शुरू कर दे, भाई कर दो। आज हमारे जान में मुझसे, मैंने शायद पाठक जी को कभी बताया था कि मैं ये जो UGC के चेयरमैन थे वेद प्रकाश जी, ये अपनी प्रशंसा कराने के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर को इकट्ठा कर दिया था। जब आप कुछ अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं ना, तो आपकी तबीयत होती है कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप बड़े महान आदमी हैं। हम बुलाते भी तो उसका परिचय देते हैं, तो कहते हैं ये रहे, तो अच्छा लगता है। मतलब वैसे भी जो बहुत अच्छी लड़की नहीं होती तो उसे आभूषण पहना बनोगे, वो मेकअप करके हम सुंदरता के रूप में पेश करते हैं ना, आदमी का भी ऐसा ही होता है। आपके पद के साथ भी ऐसी जुड़ी होती, तो कुछ ऐसा ही वो कर रहे थे। वे क्योंकि मैं उनका मित्र था व्यक्तिगत, तो मुझे बुलाया गया, तो बोले आप जरूर आइएगा। मैं बिल्कुल जरूर आऊँगा, लेकिन वो सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वाले। तो वहाँ की लड़की बातचीत कर रही थी इस बात पे कि कब कन्वर्जन हुआ, कौन सी बात थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, बहुत ज़्यादा थी। तो वो कह रही थी कि हम लव जिहाद की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लड़की अगर हिंदू से शादी करेंगी तो क्या आप उन्हें अपने घर में वैसा ही सम्मान दे देंगे जैसा आप अपनी बहुओं को देते थे? पहले आप अपनी बात बताइए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, फिर उसके बाद बातचीत करिए कि दूसरे के बारे में क्या आप हैं इतने स्ट्रांग, आप नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसी कल्चरल रेवोल्यूशन बनाइए कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसी बात से। अब कोई आदमी आपके धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप ये पूछेंगे आप किसी ऋषि की संतान। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि मुझसे किसी व्यक्ति ने एक ज्योतिष आए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप किस ऋषि की संतान हो, मतलब क्या ऋषि गोत्र क्या है। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, मैं आपसे कहाँ दूर दूर तक ऋषि की संतान बन नजर आया, मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैंने कहा साधारण किसान परिवार से हूँ, यहाँ आ गया संयोग है। उन्होंने पूछा अच्छा आप ये बताइए कि आपका राजपरी, मैंने ये अब उससे भी बड़ी मजाक हो गई, या तो आप ऋषियों की संतान है या किसी महान राजा की संतान। अरे ऋषियों के राजाओं के जमाने में जो साधारण प्रजा होती थी, बच्चे तो वो भी पैदा करते थे। मैंने कहीं वहीं से हमारी पहचान ढूंढो। तो ये जो हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है ना, कि अगर कोई आदमी कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पूछेंगे भाई तू कौन से ऋषि की संतान, ये क्या बात है। आखिर को भागवत जी को ये कहना पड़ा था कि जो व्यक्ति हमारी संस्कारों में आता है, हमारी पूजा पाठ करता है, वो हमारे धर्म का है और क्या पहचान है। तब जाकर के ये डिस्कशन बंद हुआ था। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं हमारे अंदर जो है। मैं समझता हूँ कि मैं इतने अध्ययन के अनुभव के बाद ये कहता हूँ कि हमारे हर क्षेत्र में एक कल्चरल रेवोल्यूशन होनी चाहिए, और उस कल्चरल रेवोल्यूशन होने के केंद्र कहाँ होते हैं? यूनिवर्सिटीज। अगर यूनिवर्सिटी आपके सोचने का ढंग नहीं बदलती, यूनिवर्सिटी का कल्चर ऐसा नहीं है कि आपके सोचने का ढंग बदले, तो यूनिवर्सिटी होनी बेकार है। फिर क्या है? देखिए इस देश में हर चीज है। लोग कहते हैं कि 21वीं शताब्दी हमारी नहीं होगी, 21वीं नहीं हर शताब्दी हमारी होगी। इतनी विवेक चेतना है हमारे अंदर, इतने बौद्धिक वो है हमारे अंदर, सब कुछ है हमारे अंदर। लेकिन आप करके दिखाइए कुछ नया, मैं कल से ही आपकी आलोचना शुरू कर दूंगा, क्योंकि हमें कष्ट होता है कि आगे बढ़ाने का। तो हमें एक देश को नया स्वरूप देना है, एक देश को बहुत ही एक अद्भुत किस्म का देश बनाना है।
परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए मिशन बनाया है उस मिशन के हिसाब से देना है। आप दुनिया को लीड कर सकते हैं, आप दुनिया से बहुत आगे जा सकते हैं, भारत में वो चेतना है। लेकिन पहले आप एक दूसरे के साथ समत्व बनाइए। जब तक वो समत्व नहीं होगा आपका, मैंने ये देखा कि पूरी यूनिवर्सिटी को गैल्वनाइज करके एक टीम बना देना आपके बस की बात है। आप चलिए आगे बढ़िए और लोग आगे बढ़ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे प्रयोग आप यहाँ करेंगे।